नमस्कार बच्चों। आज क्लास 9th विषय हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर जो आपका है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जिसको लेखिका चपला देवी जी ने लिखा हुआ है। चपला देवी जी ने इस पाठ को लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का रिपोर्टाज है। हिंदी साहित्य की कई विधाएं होती हैं, उनमें से एक रिपोर्टाज भी है। तो प्रस्तुत रिपोर्टाज, ये रिपोर्टाज विधा में लिखा हुआ पाठ है। ये हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ये रिपोर्टाज हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। इसमें लेखिका चपला देवी ने बताया है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता, अपनी जन्मभूमि की, अपनी मातृभूमि की, अपने देश की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बलिदान करने वालों के जीवन का उत्कर्ष, यानी कि जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है ना, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस मातृभूमि के लिए, तो उनके बलिदान करने वालों के जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। जिन्होंने देश के लिए सब कुछ होम दिया, वास्तव में उनका जीवन, उनका गौरव और सम्मान की बात है हमारे लिए। ठीक, उन्होंने युवा पीढ़ी को, जो आज की युवा पीढ़ी है, इस प्रकार की गौरवशाली परंपरा से परिचित कराने का प्रयास किया है कि कैसे कैसे महापुरुष हमारे देश में हो गए। तो उसका छोटा सा एक अंश, जो ये टाइटल आज इस पाठ में लिया गया है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसमें दिया गया है। सुनिए ध्यान से। लेखिका चपला देवी लिखती हैं कि सन 1857 जब विश्व युद्ध हुआ था, सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता, विद्रोह करने वाले, अंग्रेजों से लड़ाई करने वाले, अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब, नाना साहब का नाम क्या था? धुंधुपंत, जिन्होंने 1857 में लड़ाई लड़ी, विद्रोह किया अंग्रेजों से। तो धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर, कानपुर में जब उनका ठिकाना ना रहा, तो कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, कानपुर छोड़ करके वो भागने लगे नाना साहब, तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। उनकी एक पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था मैना। तो जल्दी जल्दी में भागते हुए अपनी बेटी को वो साथ न ले जा सके, अपनी बेटी को साथ में नहीं ले पाए, नहीं ले जा पाए। अब देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। पिता का जो महल था बिठूर में, कानपुर के पास जो बिठूर है, उस बिठूर के महल में ही वो छूट गई। तो बिठूर में ही महल में वो रहा करती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से, बहुत ही क्रूर भावना दिखाई अंग्रेजों ने कि नाना साहब की बेटी है ये, है ना, जो हम लोगों का शत्रु है। विद्रोह किया उस नाना साहब ने। तो क्या किया उन अंग्रेजों ने? बड़ी क्रूरता से उस निरीह, जो असहाय थी, अबला थी, छोटी सी बालिका थी, उस निरीह और निरपराध बेटी को, उस मैना को क्या किया? नाना साहब की उस बेटी को, निरपराध थी, जो निरीह थी, असहाय थी, उस बेटी को अग्नि में भस्म कर दिया। अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। उसका रोमांचकारी वर्णन कैसे भस्म किया है कि नहीं? रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। कितने भी कठोर हृदय वाला व्यक्ति हो, ये दृष्टांत सुन करके, देवी मैना के भस्म होने का दृष्टांत सुन करके, पढ़ करके, भली पत्थर दिल इंसान हो लेकिन वो भी पसीज जाएगा, उसका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। आगे सुनिए। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, कानपुर में भीषण हत्याकांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों का सैनिक दल कानपुर में हत्याकांड करता हुआ, कानपुर के लोगों को समाप्त करता हुआ अब बिठूर की ओर गया। यहाँ भी कुछ हमारे शत्रु रहते हैं बिठूर में। तो जब अंग्रेजों का दल बिठूर पहुंचा, बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया कि सबसे बड़ा विद्रोही नेता है ये नाना साहब धुंधुपंत, ये उसका महल है।
इसके महल को भी बिल्कुल ध्वस्त कर देना है, सब कुछ लूट लेना है, इस विद्रोही नेता के पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो नाना साहब तो भाग गए थे कानपुर से, लेकिन उनकी बेटी छूट गई थी उस महल में। तो जब बिठूर पहुंच गए सभी अंग्रेज सिपाही लोग, अंग्रेजों का दल, सैनिकों का दल, तो बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। पर उसमें बहुत थोड़ी सी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, बहुत थोड़ी सी संपत्ति उसमें नाना साहब रखते थे, बहुत कम संपत्ति उनके हाथ में लगी, अंग्रेजों के हाथ में। इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया कि हमने संपत्ति तो लूट ली, जितना खजाना था इस महल में वो सारा हमने ले लिया, अब इस महल को तोप के गोलों से दाग दिया जाए, बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया जाए, बिल्कुल इसको भस्म कर दिया जाए, गिरा दिया जाए, ढह जाए जिससे यह महल, ऐसा किया जाए। तो ये निश्चय कर लिया अंग्रेज सैनिकों ने। सैनिक दल ने जब यहां तोपें लगाई, तोपें सामने लगा दी महल के सामने, उस समय महल के बरामदे में वो बेटी नाना साहब की छूट गई थी। अच्छा, सब संपत्ति तो लूट आए अंग्रेज सैनिक, लेकिन बेटी जाने कहां छिपी रही उस महल में। लेकिन जब उसने देखा कि हमारे पिता के महल को ये अंग्रेज सिपाही दागने वाले हैं, इसमें गोले चलाने वाले हैं, इसको गिराना चाहते हैं, तो उससे रहा नहीं गया उस बेटी से। वैसे वो डर के मारे छिपी हुई थी कि अंग्रेज लोग आगे हमें पकड़ के ना ले जाएं, मार ना डालें, तो डर तो रही थी, लेकिन वो छिपी हुई थी। लेकिन जब उसने ये सोचा कि हमारा महल ही ये लोग गिरा रहे हैं, तो क्या हुआ? उस समय महल के बरामदे में से एक सुंदर, बहुत ही सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई सामने, अंग्रेजों के सामने बरामदे में आकर के खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, लड़की को देख करके बहुत अचरज में आ गए, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं नहीं दिखाई दी थी, जाने कहां छिपी हुई थी। पूरा महल हम छान आए, पूरा महल खोज आए, संपत्ति तो ले आए, लेकिन ये लड़की जाने कहां छिपी रही, अब निकल करके सामने आ गई। तो अंग्रेज सैनिकों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर के अंग्रेज सेनापति को, जो अंग्रेजों का सेनापति था, जो वो टुकड़ी लेकर के एक सेनापति आया था, उसको गोले बरसाने से मना किया कि सेनापति जी हमारे महल में गोले ना चलवाइए आप। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देख करके सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। अल्प वयस, छोटी उम्र की बालिका थी, बहुत कम उम्र की बालिका थी, करुणा से भरा हुआ उसका चेहरा था। दया दृष्टि से बड़ी ही विनीत भावना के साथ उसने सेनापति से कहा कि हमारे महल पर गोले ना चलवाइए। तो थोड़ी बहुत सेनापति को दया आ गई उस बेटी के करुणापूर्ण चेहरे को देख करके और उसकी कम उम्र को देख करके। सेनापति ने उनसे पूछा कि क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो, क्या कार्य चाहती हो? तो बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दे दिया। अपनी अंग्रेजी भाषा बालिका बोलती थी, अंग्रेजी में कुशल थी, तो अंग्रेजी भाषा में ही उसने उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करोगे? हम ये चाहते हैं कि हमारे महल को ना गिराया जाए, इस महल की रक्षा आप करें, इसको बचा दें, आप छोड़ दें। तो सेनापति कहते हैं, जो सेनापति थे, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? तुम्हारा इसमें क्या भला है? महल गिर जाएगा, ढह जाएगा, अगर नहीं गिरेगा तो तुम्हारा इसमें भला क्या है? तो बालिका बोली, आप ही बताइए अच्छा कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? इस मकान को, इस महल को आप गिरा दोगे, तोपों से दाग दोगे, तो आपका क्या फायदा हो जाएगा? तो सेनापति बोलते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता, हम अंग्रेजों के विद्रोही नेता नाना साहब का वास स्थान था। ये नाना साहब का निवास स्थान है और सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की हमें आज्ञा दी है, इजाजत दी है। उन्होंने आदेश दिया है हमारी सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, कि इसको बिल्कुल गिरा दिया जाए। तो बालिका कहती है, वो मैना देवी कहती है, आपके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध, यानी कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, जिन्होंने हथियार उठाए, जिन्होंने आप लोगों पर आक्रमण किया, अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, वास्तव में वे दोषी हैं। दोषी तो वे हैं, लेकिन इस मकान का क्या दोष है, इस महल का क्या दोष है, इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, मैं इस स्थान को बहुत प्रिय करती हूँ, है कि नहीं? इसी में मैं खेली हूँ, बड़ी हुई हो रही हूँ, पलपुस रही हूँ, इसलिए मेरा यह स्थान मुझे प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की आप रक्षा करें, इसको ना गिराएं। ये बेटी ने प्रार्थना की। तो सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, थोड़ी दुख हुआ बेटी की बात सुन करके,
और उसने कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा, मेरा कर्तव्य है, मैं अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, जो मुझे आदेश मिला है उसका पालन करना ही मेरा धर्म है, तो मुझे तो गिराना ही होगा ये मकान। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए बताया, अपना परिचय देने लगी वो लड़की कि मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ अंकल। वो बोली बच्ची कि आप जनरल हे हैं, जनरल हे हैं आपका नाम जनरल हे है। आपकी प्यारी कन्या मेरी, जो आपकी बेटी थी मेरी, ठीक है कि नहीं, उससे बहुत प्रेम संबंध था मेरा, वो मेरी पक्की सहेली थी, है कि नहीं, हम दोनों आपस में सहेलियों की भांति पहले रहते थे। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी, मेरी इतनी पक्की सहेली थी मेरी, वो जिसका नाम मेरी था आपकी बेटी का, बहुत मेरे पास वो आया करती थी, मुझे हृदय से ज्यादा चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, आप लोगों का भी हम लोगों से स्नेह था, और मुझे अपनी पुत्री के समान ही आप प्यार करते थे, जैसे अपनी बेटी मेरी को आप चाहते थे वैसे मुझे भी स्नेह करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें आज भूल गए हैं। कितना प्रेम था हम लोगों के परिवार का। मेरी की मृत्यु से मुझे संबंध पता चला, सूचना मिली कि आपकी बेटी मेरी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो उसकी मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी हुई है, आपकी बेटी की चिट्ठी। तो यह सुनकर के सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, क्या तुम मैना हो? उसने कहा कि हाँ अंकल मैं मैना ही हूं। तो सेनापति ने क्या कहा फिर? सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, थोड़ी रुक गए, फिर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, उसकी सहेली हो मेरी बेटी की। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं, आज के समय में मैं अंग्रेजी सरकार का नौकर हूं, अंग्रेजों का गुलाम हूं, उनका दास हूं, उनकी नौकरी कर रहा हूं, ठीक है नहीं। तो उन्होंने कहा जनरल साहब ने कि मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं डाल सकता बेटी, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा कि तुम्हारे इस मकान को गिरा दिया जाए, लेकिन तुम्हें कोई कुछ ना करे, तुम्हें ना मारा जाएगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसी समय जब जनरल हे और देवी मैना का वार्तालाप हो रहा था, दोनों की आपस में बातचीत चल रही थी, इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पर आ पहुंचते हैं। जो प्रधान सेनापति, वो साधारण सेनापति थे जनरल है, अब जनरल आउटरम जो प्रधान सेनापति थे वो वहां पर आ पहुंचते हैं, और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, थोड़ी उन्हें गुस्सा आ गई कि उस बेटी से इन्हें प्रेम हो गया है, उस बेटी की बातों में आ रहे हैं, मैना की बातों में ये आ रहे हैं। तो सेनापति हे से बिगड़ करके जनरल आउटरम ने कहा, क्या कहा कि नाना का महल अभी तक तोपों से क्यों नहीं उड़ाया गया, क्यों नहीं इस महल को गिराया गया जबकि आपको आदेश मिला था। तो सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रधान सेनापति जी से कहा, मैं इसी फिक्र में हूं, यही सोच रहा हूं मैं, किंतु आपसे एक निवेदन है। प्रधान सेनापति से निवेदन करते हैं जनरल हे, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? कोई ऐसा उपाय है जिससे इस महल को ना गिराया जाए? तो आउटरम क्या बोलते हैं, जनरल आउटरम जो प्रधान सेनापति थे वो बोलते हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। अगर गवर्नर जनरल की आज्ञा मिल जाए तो यह संभव है कि इस मकान को बचाया जाए, इस महल को बचा लिया जाए। अगर उनकी आज्ञा नहीं है तो यह संभव नहीं है, असंभव कार्य है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना साहब ने, धुंधु पंत नाना साहब ने बहुत विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया है, इसलिए अंग्रेज चिड़े बैठे हुए हैं नाना साहब से, बहुत क्रोध है अंग्रेजों का। नाना के वंश, उन्होंने तो ये तक कहा है अंग्रेज अधिकारियों ने कि नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है, कि उनके किसी भी वंश पर, कोई भी वंशज उनका मिल जाए, कोई भी परिवार का सदस्य मिल जाए, उस पर भी दया नहीं दिखाना है। तो ये तो निर्जीव चीज है, इस पर कैसे दया हम दिखाएं, ठीक है ना। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय में एक तार देना चाहिए, गवर्नर जनरल को एक तार चिट्ठी लिख देनी चाहिए, शायद वो दया दृष्टि कर लें, इस मकान को बचा दें। सेनापति हे ने यह कहा कि तो एक हम चिट्ठी लिख करके भेजें उनके पास। तो आउटरम कहते हैं कि भाई आखिरकार आप ऐसा चाहते क्यों हैं, आपको क्यों फिक्र है इस मकान की? हम यह महल
विध्वंस किए बिना, इसको गिराए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। महल भी गिराएंगे और इस लड़की को गिरफ्तार करके अंग्रेजों के कब्जे में करेंगे। तो सेनापति है, मन में दुखी होकर के, मन में उसको थोड़ा सा दुख हुआ, दुखी होकर के वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया गया उस महल को। महल का जो बड़ा फाटक लगा था महल में, उस महल के फाटक को तोड़ दिया गया। वो अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए, महल का दरवाजा तोड़ करके, फाटक तोड़ करके भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे कि ये लड़की कहाँ है, खोजने लगे। किंतु आश्चर्य की बात, लड़की छिप गई। फिर अंदर जा करके खूब खोजा गया, ढूंढा गया उस लड़की को, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला सिपाहियों ने, पर मैना का पता नहीं लगा। मैना कहीं नहीं पता चली, जाने कहाँ छिप गई, किस स्थान पर छिप गई वो। उसी दिन शाम के वक्त जब संध्या हो गई, तो संध्या के वक्त लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, लॉर्ड कैनिंग का एक पत्र आया, तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। क्या आशय था उस पत्र का, तार का? ये मतलब था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है, मंत्रिमंडल ने यह मीटिंग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। बिल्कुल इतनी सी चिन्हारी भी नाना साहब की किसी भी वस्तु की ना बचने पाए। सभी स्मृति चिन्ह जो जो उनके अवशेष हैं उनको भी ध्वस्त कर दिया जाए, नाना की स्मृति तक मिटा दी जाए। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि इस महल को गिराना ही है। ये शाम को तार आ गया। तो फिर क्या होता है, उसी क्षण जब तार लॉर्ड साहब का आ गया, तो उसी समय क्रूर जनरल आउटरम, जो प्रधान सेनापति जनरल आउटरम था, उसकी आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर, सुंदर विशाल जो महल था, राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे, तो तोप गोले दागने लगे लोग बाग। वो घंटे भर में, लगभग 1 घंटे का समय लगा, महल मिट्टी में मिला दिया गया, मिट्टी में मिल गया, ध्वस्त हो गया महल। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में छपी खबर छप गई टाइम्स पेपर में। क्या कि 6 सितंबर को यह लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। महल को तो गिरा दिया, लेकिन नाना साहब को पकड़ने में असफल रही। ये पेपर में छपा, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति को भीषण क्रोध था। उस नाना साहब को अंग्रेज सरकार पकड़ने में असफल रही। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, ये पत्र में लिखा हुआ, लेटर में, यानी कि जो पेपर में छपा हुआ है, कि जब तक शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। ठीक है, ये भी लोग बागों ने, फिर कानपुर के लोगों ने, नाना साहब ने संकल्प किया कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी रगों में खून बह रहा है, अंग्रेजों ने जो भीषण संहार इस कानपुर में, बिठूर में किया, उसका हम बदला लेंगे और हम लोग इस हत्याकांड को भूलेंगे नहीं। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। एक खबर और छप गई अंग्रेज पेपर में, अंग्रेजों के पेपर में, जिस पर बहुत हंसी किसकी हो रही थी? सर टॉमस हे की, जिन्होंने उस बेटी पर, कन्या पर दया दिखाई थी। वो भी चाहता था कि महल न गिराया जाए। उसके बारे में हंसी वाले वाक्य लिखे गए। क्या लिखे थे? कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, जिस धुंधु पंत नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा मांगी, उसको छोड़ देने के लिए प्रार्थना की। सर टॉमस हे ने अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे, ठीक है, बुढ़ापा आ गया था, हमेशा अंग्रेजों का कार्य किया, सहयोग किया, अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी बुढ़ापे की अवस्था में सर टॉमस हे एक मामूली, निहायत मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपना कर्तव्य भूल गए। वो भी सोचने लगे कि नाना साहब के महल को ना गिराया जाए। हमारे मत से नाना के पुत्र, पेपर में छपा कि हमारे मत से तो नाना का पुत्र, उसकी कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिला मार डाला जाए। ये आदेश अंग्रेजों ने दिया।
कि महल अकेला क्या, उसका कोई भी परिवार का सदस्य कहीं भी मिल जाए उसको मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या हे का यानी कि सर टॉमस हे का जनरल साहब का प्रेमालाप हुआ, प्रेम से वार्तालाप जिस बेटी से हुआ, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ठीक है कि नहीं। बेटी को पकड़ लिया गया और कहा कि उसी के सामने, जो चाहता था कि इसको छोड़ दिया जाए, महल ना गिराया जाए, अब ये आदेश हो गया कि उसी सर टॉमस हे के सामने, जनरल हे के सामने इस लड़की को फांसी पर लटका दिया जाए। अब आगे क्या होता है, सन 57 के सितंबर मास में, सितंबर के महीने में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका, 1857 की ही बात चल रही है, सितंबर का महीना था, आधी रात का वक्त था, चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। तो उसी समय एक बालिका स्वच्छ, साफ, उज्जवल वस्त्र पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, नाना साहब के भग्न अवशिष्ट प्रासाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। जब महल गिरा दिया गया, सब ध्वस्त हो गया, ठीक है कि नहीं, तो बेटी रोने लगी, कहीं छिपी हुई थी वो निकल आई और उस ढेर पर बैठी हुई रात में रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये खबर छप गई, लोग बागों ने देखा कि वह बेटी जो छिप गई थी, जिसको अंग्रेज सिपाही ढूंढ रहे थे, ढूंढने से जो बेटी ना मिल रही थी, वो भग्न अवशिष्ट के ढेर पर, महल के ढेर पर बैठी हुई रात के समय, चांदनी रात में रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी, वहीं सेना खड़ी थी जनरल आउट्रम की। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए कि आखिर महल तो हमने गिरा दिया, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, चलो देखें कौन रो रहा है। तो जनरल आउट्रम के कुछ सैनिक वहां गए जहां पर महल को गिराया गया था। तो वहां जाकर के देखा, बालिका केवल रो रही थी। वो बालिका उस ढेर पर बैठी हुई, महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। कई प्रश्न सैनिकों ने किए, अंग्रेज सैनिकों ने, लेकिन उस बालिका ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसके बाद क्या होता है, कराल रूपधारी, विकराल रूप जिसका था जनरल आउट्रम, वो भी वहां आ जाता है उस लड़की के पास में। वह उसे तुरंत पहचान करके बोलता है, ओह, यह नाना की लड़की मैना है, ये उसकी लड़की मैना है। पर यह बालिका किसी और ना देखती थी, कहीं नहीं देखा उसने, हमेशा नीचे की ओर अपना मुंह डाले हुए रो रही थी, बस कहीं नहीं देख रही थी वो लड़की। और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर डर भी रही थी, बिल्कुल उसके मन में डर भाव नहीं था, ना कहीं किसी को देख रही थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी। तो जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर के कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया, मैं तुमको गिरफ्तार करता हूं। मैना उनके मुंह की ओर देख करके आर्त स्वर में बोली, उसकी शकल देखी उसने, जनरल आउट्रम की चेहरे की तरफ देखा और आर्त स्वर में, बड़ी दयनीय आवाज में वो बोलती है, मुझे कुछ समय दीजिए, थोड़े समय के लिए मुझे यहाँ बैठे रहने दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भर कर रो लूँ, जितनी मेरी इच्छा है मैं जी भर करके यहाँ रो लूँ, अपने महल के ऊपर बैठ करके, महल के भग्न अवशेष पर बैठ करके जी भर के मैं रो लूँ। लेकिन इतनी विनती करी उस लड़की ने, उस बेटी ने, पर पाषाण हृदय वाले, जिसका पत्थर जैसा हृदय था, पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसकी जो आखिरी इच्छा थी कि मुझे जी भर के रोने दिया जाए, ये भी इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी, अंग्रेज सैनिकों ने उसके हाथ में हथकड़ी डाल दी और वह कानपुर के किले में लाकर के कैद कर दी गई। कानपुर में लाई गई और कानपुर के किले में उस बेटी मैना को कैद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा, एक पत्र में ये विवरण छपा। क्या छपा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। कानपुर के किले में, जिस किले में उसको बंद किया गया था लड़की को, कानपुर के, उसमें भीषण हत्याकांड हुआ। ये अगले दिन खबर छपी। नाना साहब की एकमात्र कन्या क्या हुई, मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। चारों तरफ से उस महल में आग लगा दी गई और लड़की को पकड़ करके उस जलती आग में फेंक दिया गया। ठीक है कि नहीं। तो ये खबर छपी, महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में खबर छपी थी ये, कि कानपुर किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की जो एकमात्र कन्या थी, ठीक है, वो धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में
शांत और सरल मूर्ति, उस अनुपमा बालिका को जलती देख करके सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। जब उस जलती हुई बालिका को लोग बागों ने देखा, लगा कि जैसे कोई देवी जल रही हो, तो उसको देवी समझ करके वहां के निवासियों ने, आसपास के लोगों ने उसको प्रणाम किया। तो ये पाठ था चपला देवी द्वारा रचित, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इसके अब कुछ प्रश्नोत्तर हैं, आप समझ लीजिए। अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि बालिका मैना ने सेनापति हे को, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दे करके, क्या क्या तर्क दिए और महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया, उनको प्रार्थना की, यानी कि बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क दे करके महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हो कि बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित करते हुए पूछा, उनसे प्रश्न किया कि इस मकान को, यानी कि इस महल को गिरा देने में आपका क्या उद्देश्य है, इस महल को गिरा देने में आपका क्या उद्देश्य है। आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध, आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए हों, वो दोषी हैं, लेकिन इस जड़ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है। वह यह भी प्रार्थना करती है, ये भी प्रार्थना करी कि उसे यह स्थान बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय स्थान है, इसलिए उस मकान की रक्षा कीजिए, है ना। तो ये आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी और अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज लोग उसको नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि मैना देवी के पिता जो धुंधु पंत नाना साहब थे, एक विद्रोही नेता थे, एक विद्रोही नेता थे, और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, इसलिए वो उनके उस महल को ध्वस्त कर देना चाहते थे। अगला प्रश्न, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे। सर टॉमस हे जो कुछ समय के लिए मैना पर दया दिखाने लगे थे, तो उनके दया भाव दिखाने के क्या कारण थे। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि सर टॉमस हे का मैना पर दया भाव दिखाने का यह कारण था कि मैना और उसकी बेटी मेरी में प्रेम प्रसंग था, एक दूसरे की पक्की सहेलियां थी। वह स्वयं भी मैना को अपनी पुत्री के समान समझता था। सर टॉमस हे थे जो, वो भी अपनी बेटी के समान ही मैना को समझते थे और उसी के समान प्यार भी करते थे, ठीक है ना। तो ये लिखते हैं दया भाव दिखाने के क्या कारण थे, ये कारण थे, पुत्रीवत प्रेम करते थे और दोनों, उसकी बेटी भी मैना की सहेली थी। अगला प्रश्न, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के, प्रासाद माने होता है महल, उस महल के ढेर पर बैठ करके जी भर के रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी। उसको क्या डर था, क्या भय था जिससे उसने उसकी इच्छा को पूरी नहीं होने दिया। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हो कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह अपने महल के ढेर पर बैठ करके जी भर के आज रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी, क्योंकि उसे भय था कि उसे अकेला छोड़ दें और वह कहीं गायब हो गई तो अंग्रेज सरकार को वो क्या जवाब देंगे कि कहाँ गई वो लड़की जिसको पकड़ लिया गया था, जिसको तुमने छोड़ दिया, कहाँ गायब हो गई, क्या जवाब हम देंगे, ठीक है कि नहीं। इसलिए उन्होंने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण ना होने दी। अगला प्रश्न उठता है, बालिका मैना के चरित्र की, जो बालिका मैना थी, उसके चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों, कौन कौन सी विशेषताएं अपनाना चाहेंगे। तो बालिका मैना के चरित्र से हम निडरता, हमें निडरता सीखनी चाहिए, जैसे वो निडर थी तो निडरता का गुण सीखेंगे, साहस, बलिदान जैसी विशेषताओं को हम अपनाएंगे। ये विशेषताएं, सारी विशेषताएं मैना के अंदर थी। कैसी थी वो, निडर थी, साहसी थी और बलिदानी थी। तो हम मैना के चरित्र से हम निडरता, साहस, बलिदान जैसी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं के बल पर
इन्हीं विशेषताओं के बल पर अपने प्रतिद्वंदियों का सामना कर उन्हें परास्त कर सकते हैं। ये गुण अगर हमारे अंदर होंगे, ये चरित्र हमारे अंदर होंगे, तो अपने किसको, प्रतिद्वंदियों को हम परास्त कर सकते हैं और स्वाधीनता की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने आपको बताए। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इसके प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो बराबर आप पूछते रहिए, संपर्क में बने रहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।